राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की मिसाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो, राष्ट्रभक्त जागो रे, राष्ट्रभक्त जागो रे। इस गीत से आपको ध्यान में आ गया होगा कि 27 जून 2010 को जिस सेमिनार में ये गीत हो रहा था, वो सेमिनार बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध आयोजित था। बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या का निराकरण करने के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए आमंत्रित था। इसके साथ में थोड़ा आप सब लोगों को पहले आपका स्वागत करना आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र अभिलाषी ऐसे आप सब भाई बहन एकत्रित है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि भारत रक्षा मंच ये बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी एक सेमिनार आयोजित था भोपाल में। उस सेमिनार में ये बना और ये नारे वगैरह जो आप अभी लगा रहे हैं, ये उसी समय बने जिनमें आप कुछ परिवर्तन भी किया है। वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ, इसके क्या दुष्परिणाम भारत पर हो रहे हैं, कैसे देश में गरीबी बढ़ रही है, कैसे गंदगी बढ़ रही है, कैसे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, किस तरह आपराधिक लोगों को शरण मिल रही है, ऐसी कई बातें वहाँ सामने आई घुसपैठ के जो परिणाम हो रहे हैं। किंतु यह भी जब उसके ऊपर विचार हुआ तो ध्यान में आया कि ये केवल मामूली बात नहीं है, घुसपैठ सहज स्वाभाविक नहीं है। कुछ लोग, खास करके जमायते इस्लाम और कुछ आतंकवादी संगठन, बांग्लादेश के मुसलमानों की गरीबी का लाभ लेकर भारत में उनको धकेल रहे हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था की है यहाँ के सेक्युलरी बदमाशों की मदद से। वहाँ से वो भेजते हैं और यहाँ उनको सब प्रकार की मदद की जाती है। बांग्लादेश से आने वाले सभी घुसपैठिए ये बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं, बहुत गरीब हैं। एक भी उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ऐसा नहीं मिलेगा। वो यहाँ आते हैं, उनका राशन कार्ड, उनको स्कूटर लाइसेंस, उनका आधार कार्ड सब बना देने में यहाँ का सेक्युलरी वर्ग, सेक्युलरी दल ये सहायक है, ये वहाँ ध्यान में आया। सूर्यकांत केलकर जी, सारे मेरे भाई, मेरे समक्ष बैठे, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरी बहनें, आप सबको मेरा प्रणाम। क्योंकि समय की एक मर्यादा है तो मैं अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में ख़त्म करूंगा और कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूं। माननीय सूर्यकांत केलकर जी ने उस पर बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाश डाला, पर मैं आज सुप्रीम कोर्ट में वकील होने के नाते आज उस दर्द को महसूस कर रहा हूं और आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी हमने एक ऐसे संविधान की रचना की है जहां पे आज हिंदू समाज के लोग सेकेंड ग्रेड सिटीजन बन चुके हैं। इस देश में मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये देश तब तक सेकुलर है जब तक हिंदू इस देश में मेजॉरिटी है। जिस दिन हिंदू मेजॉरिटी नहीं होगा, ये सेकुलरिज्म का ये जो ढोंग चल रहा है, ये ढोंग भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्ञान व्यापी के केस में हमने इस मुद्दे को देखा जिस तरह से। और देखिए, मैं बात क्यों कह रहा हूं कि आज हम सेकेंड ग्रेड सिटीजन हैं। बाबा साहब अंबेडकर से सवाल पूछा गया था कि आपने इस संविधान की संरचना की है, आप इस संविधान की आत्मा, इस संविधान के सबसे मेन आर्टिकल को क्या मानते हैं। उन्होंने तब जवाब दिया था, इस संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32 जो लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार देता है। पर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में प्रावधान बना दिया कि लोग अपने संवैधानिक हकों के लिए, अपने देवी देवताओं के धर्म स्थल को मुक्त कराने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। और सेम गवर्नमेंट ने
उसी गवर्नमेंट ने 4 साल के अंतराल में वक्फ एक्ट 1995 पारित किया, जिसमें सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ संपत्ति घोषित करने का प्रावधान है। सेक्शन 8 में वक्फ संपत्ति की जो सर्वे होगा उस सर्वे का टैक्स राज्य सरकार वहन करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन हिंदू समाज के लोगों के लिए है क्या कि हमारी संपत्तियों के लिए कोई सर्वे किया जाएगा, उसका टैक्स गवर्नमेंट देगी? सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड को पावर दी गई है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, और जिसकी संपत्ति घोषित की जाएगी उसको बताया भी नहीं जाएगा, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर किसी को पता चल जाए कोई एग्रीव्ड है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो एक तरफ आपने एक समाज के लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दे दी। ताजमहल में आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग कहते थे कि वो तेजो महल है तो हंसा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, पर ताजमहल को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में सुप्रीम कोर्ट में। ये वक्फ का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आंकड़ा है 2008 का कि डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की इस समय 3rd नंबर पे सबसे हाईएस्ट लैंड है। इस समय तो और ज्यादा हो चुकी होगी। सेक्शन 53-54 में वक्फ एक्ट के अगर किसी भी वक्फ की संपत्ति का इंक्रोचमेंट होता है तो वो डीएम एसएसपी को राज्य सरकार को ऑर्डर दे सकते हैं कि इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। क्या ऐसा कोई भी प्रोविजन हिंदू समाज के लिए या किसी भी वर्ग के लिए है क्या? सेक्शन 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल में वो बैठेंगे जो इस्लामिक लॉ के जानकार होंगे। सेक्शन 101 में जो वक्फ के जितने उनके मुतवल्लीज हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। हमारे किसी शंकराचार्य पुरोहित महंत को आज तक इस संविधान ने या किसी भी कानून ने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया है। अगर आप वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं तो जस्ट लाइक पैरेलल गवर्नमेंट सेक्शन 89 में आपको उनको नोटिस देनी पड़ेगी। और मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में और मथुरा के केस में उनका मेन आर्ग्यूमेंट ही यही है कि ये केस सिविल कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, ये सारे केसेस वक्फ ट्राइब्यूनल में चलने चाहिए। इन सारी चीजों को हमने अध्ययन किया गहनता से, और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होती है कि काशी के केस में और मथुरा के केस में 12 सितंबर 2022, 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह होल्ड कर दिया है कि यहां पे वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता। जहां पे अगर एक समाज हिंदू वर्ग का है और दूसरा समाज मुस्लिम है तो वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और आपके सामने वो घटना शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद अपने बात को विराम दूंगा। ज्ञान व्यापी का जो प्रकरण चल रहा है आप सबको पता है, पिछले काफी सालों से हम लोग उसके लिए संघर्षरत हैं, पर कुछ ऐसी कृपा हुई ईश्वर की, महादेव की, कि हम सनातनियों को आगे क्या करना है वो हम लोगों के लिए एक दिशा निर्देश मुझे लगता है ईश्वर ने स्वयं दिया है। घटना 6 मई 2022 की है। 6 और 7 मई 2022 को ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हुआ। 14, 15 और 16 मई को ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हुआ। जब 6 और 7 मई का सर्वे हो रहा था ज्ञानव्यापी परिसर का, तो उस मैदान चौराहे से गेट नंबर 4 तक वहां के लोगों ने कॉल दी थी कि इस सर्वे को नहीं होने देंगे, और भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग उस पूरे एरिया को वहां पे उन्होंने घेर रखा था। जब हम और हमारे वकीलों की टीम सर्वे के लिए अंदर जा रही थी तो एक धर्म विशेष के नारे लगाए जा रहे थे, और मैंने अपने पिताजी से यही कहा कि आज ऐसा लगता है कि हम लोग गेट नंबर 4 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेरे पिताजी ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि विष्णु तुम आगे बढ़ते रहो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे हैं। और हुआ भी वही। 6 और 7 मई को सर्वे हुआ आउटर एरिया का। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया अंजुमन इंतजामिया के कि ये सर्वे नहीं हो सकता है, एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड हैं। 12 मई 2022 को रवि कुमार दिवाकर, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश पारित किया कि चाहे ताला तोड़ के चाहे खोल के उस पूरे परिसर का सर्वे होना चाहिए। 14, 15 और 16 मई को ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हुआ। इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिले।
जो नीचे पिलर्स हैं, तहखाने हैं, उसमें हिंदू मंदिर के पिलर मिले, घंटियां मिली, चक्र मिले। और हद तो तब हो गई जब इस तथाकथित मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर लगा हुआ था और उस कैलेंडर में लिखा था ज्ञान व्यापी कैलेंडर, ज्ञान व्यापी मस्जिद। जब उस कैलेंडर को उठा के देखा तो उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह मिला और भारी मात्रा में वहां पे पेंटिंग की गई थी कि जो हिंदू मंदिर का आर्किटेक्चर है उसको दबाया जा सके। इसके बाद 16 मई का वो भीषण दिन, उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। 16 मई 2022 बुद्ध पूर्णिमा का दिन, सोमवार का, मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि जो वहां पे वजू टैंक है उसका पानी कम किया जाए, और मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने उसका बहुत ऑब्जेक्शन किया कि इसके अंदर मछलियां हैं, मछलियां मर जाएंगी। राज्य सरकार ने उसकी व्यवस्था की, वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई, पानी 2 फीट कम किया गया। और जब हम सीढ़ी लगा के वहां पे पहुंचे अपनी पूरी लीगल टीम के साथ, तो यकीन मानिए कुछ देर के लिए मैं भूल गया कि मैं वकील हूं और अपने महादेव को देख के चिल्ला उठा, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये निश्चय कर लिया कि आज आखिरी दिन है जब हमारे महादेव के साथ बेअदबी हो रही है, उनके ऊपर थूका जा रहा है, उनके ऊपर वजू किया जा रहा है। और कोर्ट पहुंचे, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने अंजुमन इंतजामिया के लोगों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था की। वो लोग जब तक चाय नाश्ता कर रहे थे, ऑनरेबल मिस्टर रवि कुमार दिवाकर साहब उस एरिया को सील कर चुके थे, क्योंकि अगर उस एरिया को सील नहीं किया जाता तो जब वो नमाज पढ़ने आते तो आज जो हम शिवलिंग देख रहे हैं उस शिवलिंग को देख भी ना पाते। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जब सीलिंग का ऑर्डर पारित हो गया तो लॉ में हमको पढ़ाया जाता है कि किसी सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर उनके लिए कानून अलग है। हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में पहली बार एक सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो आपकी ताकत बताना चाहता हूं, जो आपने 2014 में करिश्मा किया था, जो 2019 में करिश्मा किया था, इस करिश्मे की ही ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने खड़े होकर कहा कि अगर इस शिवलिंग को टच भी कर लिया तो लॉ एंड ऑर्डर समस्या हो जाएगी पूरे देश में। और वो सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट है, अनवरत काल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा है। और आज हमने उस पूरे परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण की मांग की है, शिवलिंग की सर्वेक्षण की मांग की है, ये डैमेज करने के लिए कि ये फाउंटेन नहीं है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया ने ये एफिडेविट फाइल किया है कि ये एक फाउंटेन है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 मई 2023 को दे चुकी है और ये कह दिया है कि इसकी जांच की जाए। इस जांच के ऑर्डर के अगेंस्ट इस समय अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आई हुई है, जिसकी अगली 6 जुलाई को हियरिंग है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस केस में हम जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। जिस दिन इस पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो जाएगा, सारा सच सामने निकल जाएगा कि औरंगजेब ने मस्जिद कैसे बनाई थी। क्या यह मस्जिद कोई प्लेन या बैरन लैंड पे बनी थी या किसी हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, और कितनी पुरानी है, ये सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। और ये जो शिवलिंग हमें मिला है, ये इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे मिला है, ये अभी और नीचे तक गया हुआ है, जिसकी आगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच का आदेश ऑलरेडी पारित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट उसमें 6 जुलाई को हियरिंग करेगी। और जहां तक मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस का ताल्लुक है, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं बहुत ही संक्षिप्त में कि कितना बड़ा फ्रॉड हम सारे लोगों के साथ हुआ है। वो पूरा परिसर राजा पट्नीमल ने 1815 में ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदा था, और उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय की अगुवाई में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ 1951 में।
और सारी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हो गई। उसके बाद एक फर्जी संस्था बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ बना 1958 में, और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में मुकदमा दायर किया कि इस तथाकथित 13.37 एकड़ के कुछ भाग में मुस्लिम समाज के लोग घुस आए हैं, और उस केस में समझौता किया 12 अक्टूबर 1968 को, और समझौते में ये एग्री हो गया कि जहां तक आप आ गए आप वहीं पे विराजमान रहिए। इतने सालों के बाद भगवान की ऐसी अनुकंपा रही, उन सारे फटे हुए रिकॉर्ड्स को हमारी लीगल टीम ने, मेरे पिताजी ने अध्ययन किया, उसका ट्रांसलेशन किया, टाइप कराया, सड़े गले हुए रिकॉर्ड्स को, और ईश्वर ने शक्ति दी, बुद्धि खोली ईश्वर ने, और यह समझ में आया कि ओरिजिनल मालिक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, ये सेवा संघ कॉम्प्रोमाइज कर कैसे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की पूरी झड़ी लगा दी है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई चीज फ्रॉड से की गई है, ऑब्टेन की गई है, तो वो कभी भी चैलेंज की जा सकती है। और 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को हमने मथुरा के सिविल कोर्ट में चैलेंज किया, हमारा सिविल सूट एडमिट हुआ है, और अभी एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना और हुई है। हमने मांग की कि जैसे राम मंदिर का पूरा ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था 1989 में, ट्रांसफर किया गया था, जिसकी सीपीसी में सेक्शन 24 में व्यवस्था है, उसी तरह से जब हमारे देश में कोई राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो सबसे पहले हम उनको गीता भेंट करते हैं। तो जिन्होंने गीता का हमें ज्ञान दिया, उनके केस में ही इतना विलंब हो, ये हमें मंजूर नहीं है, और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी कि इसका भी ओरिजिनल ट्रायल, और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट करे। और अभी 26 मई 2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के केस का ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। तो ये दोनों केसेस हमारे सारे सनातनियों के लिए बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत है जन चेतना की, जन जागृति की जरूरत है। और मैं यही मानता हूं कि भारत रक्षा मंच जिस तरह से लोगों में जागरूकता भर रहा है, माननीय सूर्यकांत केलकर जी के नेतृत्व में, आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में, ऐसे ही भरता रहे। और वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने इन दोनों आस्था के केंद्रों को मुक्त करा के आपको समर्पित करेंगे। धन्यवाद। मैंने कार्ड पे लिख के भी दिया था भाई विष्णु जी ने, देखो एक जिक्र करना भूल गए। 2020 में स्वतंत्रता संग्राम के महावीर योद्धा राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आजाद जी की बलिदान भूमि प्रयागराज में 20 सालों में वहाँ पर 2000 से ज़्यादा मज़ारें बना दी गई थी। और ये इतिहास में पहला केस है जिसमें 1 साल के अंदर ही, मेरे ख्याल भाई साहब 1 साल का हो, 1 साल के अंदर ही भाई विष्णु शंकर जैन जी और बाबूजी हरिशंकर जैन जी ने न्यायिक लड़ाई लड़कर और वो 2000 मज़ारें वहाँ से उड़वा दी। रात को 2-2:30-3 बजे कम से कम 3000 सीआरपी के जवान, 100 से 150 से ज़्यादा बिल्डोजरों ने वहाँ पे रात में जाकर, और पहली बार किसी जज ने बोला कि अगर आपसे काम नहीं होता, अगर आपसे काम नहीं होता तो हमें बताइए, हम करवा के दिखाते हैं कि कैसे उजाड़ी जाती है मज़ारें। ये बताना भाई साहब भूल गए थे, इसलिए मैंने कहा ये जानकारी आप सबको देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। आदरणीय गुरुजी विष्णु शंकर जैन जी, सूर्यकांत केलकर जी के मार्गदर्शन में जो हम सब मित्र बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग आज 14वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। और जो हिंदू धर्म योद्धा सम्मान है, इसमें जो हमारे भाइयों ने कुछ बड़े काम किए हैं उनको सम्मान देने का आज दिन है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे ध्यान था कि मुझे यहाँ बैठना है, पर फिर पता लगा कि मुझे यहाँ बैठना है और अब आखिरी में बोलना है, और समय की कमी की पर्चियाँ 8-10 पड़ी हैं, तो मैं अपनी बात कितनी छोटी करके और नए विषय पे या अलग विषय में करके ख़त्म करूँगा। मित्रों, दुनिया में लगभग 700+ करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 140 करोड़ लोग भारतवर्ष में रहते हैं।
और अगर मैं दुनिया की पॉपुलेशन में अगर कैलकुलेट करूँ तो लगभग 18% हिंदू हैं। उसमें हमारे देश में भी हैं, अन्य देशों में भी हैं। और जब हम बात करते हैं भारत रक्षा मंच क्या सोचता है बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों से, या देश के अंदर से ही हमारे खिलाफ जो काम चल रहा है, उसमें एक विषय मेरे को ध्यान आता है। मैं इस मंच के माध्यम से 2 मिनट में वो विषय बताना चाहूँगा कि जब हम घर के अंदर कुछ काम करवाते हैं तो कोई पप्पू आता है, कोई टिंकू आता है। जब हम कहते हैं अपना आई कार्ड दे तो वो रईस होता है या कुछ और नाम होता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो लाइन में आम बेचने के लिए 50 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जब बाज़ार में जाते हैं वो आम मान लो 60 रुपये मिलता है, वो 80 रुपये बेच रहा होता है, सारे 80 रुपये बेच रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। वो ऑर्गेनाइज करके पीछे से एक ट्रक भर के लाते हैं और अपने पप्पू, बबलू, टिंकू को लाइन में खड़ा कर देते हैं। कर क्या रहे हैं? वो हमारे खिलाफ आर्थिक रूप से एक आंदोलन छेड़ के खड़े हैं कि किस तरह से हम लोगों के जो भाई हैं, हमारे ऐसे व्यापारी हैं जो हिंदू, जिन्होंने इतने वर्षों में कुछ काम खड़ा किया, उसको ख़त्म करें। आपको एसी रिपेयर कराना है, वही लेबर आएगी। आपको बाल कटाने जाना है, आपको कपड़े सिलवाने जाना है, आपको लकड़ी का काम करवाना है, आपको बिजली का काम कराना है, कुछ भी करना है, प्लम्बर चाहिए, ये चाहिए। उन्होंने वहाँ पर अपने मदरसे में स्कूल ही खोले हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट की जो बात चल रही थी, ये स्किल चला रहे हैं। जैसे कि अभी हमें सूर्यकांत जी ने बताया, भारत रक्षा मंच क्या कार्य कर रहा है, तो पहली बार मेरा यहाँ पर आना हुआ और मैं बेहद प्रेरित भी हुई हूँ। क्योंकि देश भर में जब हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि की बात कहीं पर भी सुनते हैं तो मन में ऊर्जा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जब से इस पर प्रहार होना शुरू हुआ है, तभी से ही हम लोग पाश्चात्य